हेलो बच्चों, मेरा नाम किशन जादौन है और आज जो टेस्ट सीरीज हुई है हम उसके लिए फिजिकल और इनऑर्गेनिक के पार्ट का सोल्यूशन देखेंगे। आपका होपफुली टेस्ट अच्छा गया होगा। लेट्स चेक कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, क्या है, और जो नहीं हुए हैं अगर कहीं भी फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तो उनको आप इन सोल्यूशन से देखें, प्रैक्टिस करें। एग्जाम पास आ रहे हैं, नीट के एग्जाम काफी अब करीब आते जा रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ सॉल्यूशंस पे हम बात करते हैं जो भी आपके लिए आज के टेस्ट पेपर में दिए गए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द ईएन ऑफ प्लेटिनम इन पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट फोर्थ इज। एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, हम पहले कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। हमें दिया गया है पोटेशियम, उसके बाद में हमारे पास है हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, सेंट्रल मेटल है Pd, Cl, हेक्साक्लोरो मींस होल 6। ऑक्सीडेशन स्टेट Pd का +4 है, Cl जो आपके लिए है वो -6 है। बैलेंस के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमें कितने चाहिए? K पोटेशियम के। अब पूछा तो ये गया है कि इसके लिए En क्या होगा। En होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या हो जाता है बच्चों? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला सबको पता होगा, बहुत सिंपल सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला आता है ई निकालने के लिए तो आप बहुत तेजी से भी इसे कर सकते हैं, बहुत फास्ट भी का सवाल हो सकता है। ई के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां स्टार्ट करते हैं Z से। Pd का जो एटॉमिक नंबर है वो है 78। बेस्ट हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह से एलिमेंट्स के क्या दिए जाए, एटॉमिक नंबर दिए जाए। अदरवाइज क्योंकि हमारे चैप्टर है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, उसमें बार बार डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तो हमें एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। प्लेटिनम, पैलेडियम, Au, या हमारे पास जो पहला 3D सीरीज है उसका तो हमें याद रहता ही है, फिर भी कुछ जो जनरल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो याद होना चाहिए। 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके लिए आएगी वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है आपके लिए 4 प्लस 2 से जो आपके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं? जो भी आपके लिए अगर मोनोडेंटेड लिगेंड से, नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड से काउंट कर सकते हो, या फिर कितने आपके लिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं उससे आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे 6 है तो मैं इसे लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। सोल्यूशन बनाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे लिए? 78 माइनस 4 प्लस 12। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। क्या आ जाएगा हमारे लिए आंसर? 86। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए पूछा गया था, उसका आंसर जो है वो आएगा बी। आंसर की मैं आपको यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपके लिए क्या आ जाएगा? बी। होपफुली ठीक से समझ में आया है। अगर किसी का गलत हुआ है तो चेक कीजिएगा, नहीं हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास En को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, हम उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन FeCN463-। देखा सा लग रहा है, किसी PYQ में अभी इनिशियली 5 या 10 सालों के अंदर ही आया हुआ सवाल है। FeCN463-। अब देखो एनटीए ने कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछे, नीट ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछे। अगर ये आपका पीवाईक्यू में है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल सा सवाल है कि क्या पूछा गया है हमसे, आईयूपीएससी नेम पूछा है। हमें पता है कि लिगेंड्स का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हम कहां से शुरू करेंगे? हेक्सा। हेक्सा क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। हेक्सा। सीएन के लिए हम लिखते हैं साइनिडो। क्या लिखेंगे? साइनिडो, हेक्सा साइनिडो।
उसके बाद क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो माइनस का है, और जब भी आपके लिए कॉम्प्लेक्स अनायनिक होता है मेटल एटम के नेम में एज अ सफिक्स आई या 8 लगता है, तो हम इसे आयरन नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सिंपल था, -6 इक्वल टू -3, और इसे आप x मान लेंगे, तो ये आपके लिए कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है, इसलिए इसे लिखा जाएगा आयन, हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड आयन। ऑप्शन चेक करिए, किसी ऑप्शन से तो मैच कर रहा है और ऑप्शन से मैच कर रहा है बी से। आरयूपीएससी का ये जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमारे पास कोई भी चाहेंगे कि इस तरह के सवाल आ जाए ताकि हमारे पास एटलीस्ट 4 नंबर नीट के लिए तो डायरेक्ट ही बने, क्योंकि टॉपिक इजी है, होपफुली सबने ये सही किया होगा, ठीक किया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए कि एक तो सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑफ सिमेट्री हमारे पास नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होगी हम चेक करेंगे। दूसरा, जो मिरर इमेज बनेंगी वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो ऑप्शन 1 आपको दे रखा है उसमें ट्रांस स्ट्रक्चर दे रखी है, उन्होंने कहा है ट्रांस CONH3 O4 Cl2। ट्रांस में यहां ऑप्शन ए जो है वो प्लेनर आ जाएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांस CONH3 O4 Cl2 प्लस, क्योंकि आपके लिए प्लेनर आ जाएगा, और अगर प्लेनर है तो हम ये कहेंगे कि भाई इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं आएगा, या ये कह सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी आपके लिए जो है वो क्या है, CrH2O6 3+। अब समझे, अगर हम फॉर्मूला लिखें, मैं मेटल को लिख रहा हूं M, यहां आ गया हमारा एक लिगेंड जिसे मैंने A लिख दिया, O6। अगर कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है तो पूरा लिगेंड, अगर आपके लिए जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में प्रेजेंट लिगेंड है वो सब सेम ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्टिकल कैसे दिखाओ, पॉसिबल नहीं। क्यों, इसका मिरर इमेज बनाओगे सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, पर सुपर इम्पोजिबल है तो हमारे लिए क्या नहीं है, ये भी आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन नहीं करेगा क्योंकि प्लेनर है, दूसरा नहीं करेगा क्योंकि वो आपके लिए सुपर इम्पोजिबल पॉसिबल है, और वैसे भी इसमें सिमेट्री भी मिलती है। ऑप्शन सी के लिए बात करें, ऑप्शन सी में लिखा गया है CONH3 वोल्टवाइज EN का होल 2। EN हमारे लिए बाइडेंटेड लिगेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, CO इसके बाद में, क्योंकि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेट नंबर जो आपके लिए आएगी वो 6 आएगी। EN बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं चिलेट रिंग बनाते हैं, तो हम यहाँ पे चिलेट रिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में अपने पास में क्या है, साथ में दिया गया है NH3, बना देते हैं NH3, यहाँ भी NH3। पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आप कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज लगा दिया गया है जो कि कितना है, +3 का। अब यहां पे इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा बच्चों, तो वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, वो आपके लिए सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में मिरर में जब इस मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें हम लिखेंगे कि भाई यहाँ जो बन रहा है उसमें क्या नहीं है, एक तो सिमेट्री की कोई बात नहीं है,
दूसरा, मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं हो, मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं हो। इसका मतलब पूछा गया था हमसे किसके लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि ऑप्टिकल आइसोमर बनना। ऑप्शन सी आपके लिए कैपेबल है क्या बनाने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर बना। इसका मतलब ऑप्शन सी में हमें ऑप्टिकल क्या मिल जाएगी, एक्टिव। और ऑप्शन डी जो है फिर से एक बार ट्रांस की बात करता है। आप देखिए फॉर्मूला सेम है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोनों में फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी ज्योमेट्री बदलती है, एक सेस है और एक ट्रांस है। ज्योमेट्री जो ट्रांस में होगा वैसे ही आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए प्लेन क्या आ जाएंगे, सिमिलर। और हमारे लिए क्या नहीं मिलेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको नहीं मिलने। नेक्स्ट में आते हैं, सिंपल सिंपल सवाल है, ज्यादा है नहीं, कोऑर्डिनेशन से। और अगर इस तरह के टॉपिक से इस तरह के हमारे पास सवाल आ जाएंगे, मैं बिल्कुल प्रे करूंगा कि ऐसे सवाल आए जो कि बहुत इजी है सिलेक्शन की तरफ, या एक एक सवाल एक एक चार चार नंबर करके हम बढ़ते हैं। आसान सवाल है, which kind of isomer is shown by complex CONH3 Volt 5 ONO and SO4। देखिए पहले हम कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किसकी बात चल रही है। सवाल लिख लेते हैं, CONH3 Volt 5 ONO SO4, that the complex which is given in the question। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, पूछा जा रहा है which kind of isomerism is found, which kind of isomerism। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है आपके लिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द मीन बाय द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कि जब आपके लिए आयनाइजेशन स्पेयर में चेंजेस आ जाए, में अपन बोलते हैं आयन मंडल, और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर उसे बोलते हैं समन्वय में। तो हमारे लिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है और आयनाइजेशन स्पेयर में जब एक्सचेंज हो जाए, तब हम जो आइसोमर्स क्रिएट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज आयनाइजेशन, या आपके लिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, यहां पे जो ONO है और SO4 both are capable to change their coordination sphere and ionization sphere। दोनों में क्या चेंज हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनाइजेशन स्पेयर। इसका मतलब ये मैं कॉम्प्लेक्स को कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, CONH3 whole 5 NH3 whole 5 SO4 and ON, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट इन दोनों सेक्शन में आप पाओगे कि आयनाइजेशन स्टेट जो है वो बदल गया। तो इट मींस हमारा पहला ऑप्शन जो है सही, कि आपको क्या मिलने वाली है इसमें, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मिलने वाली। ठीक, जो सेकंड ऑप्शन आपके लिए है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अच्छा, लिंकेज जो आपके लिए आइसोमेरिज्म मिलती है वो मिलती है किनके साथ, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के साथ। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के साथ। ये लिगेंड्स क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ शायद, है ना। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स अपने लिए क्या है, अगर मेरे पास मेटल है, लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे यहीं रख लेते हैं, हमारे पास कौन बना रहा है, ONO। कौन बना रहा है, ONO, नाइट्रीटो नेगेटिव चार्ज के साथ ही है। अगर हमारे पास इसे लिखने के लिए, या यहां पे मैं ये कह सकता हूं, जो ऑक्सीजन एटम है वो आपके लिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, जिसे क्या लिखा जा सकता है, NO। इसे क्या और लिखा जा सकता है, NO। दोनों केसेस में एक आपके लिए एटम है ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास क्या बनाता है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। दूसरा आपके पास कौन है, नाइट्रोजन, वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। इस तरह की जो आइसोमेरिज्म मिलती है उसे कहा जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसका मतलब हो गया आपके लिए दूसरा भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड में आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं,
पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? आइसोमेरिज्म देखने के लिए, ज्योमेट्रिकल के लिए, हम अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला है Ma5B टाइप। कंफ्यूज नहीं होना, ये जो स्मॉल a और स्मॉल b जो है वो मैं लिगेंड्स को लिखता हूँ। मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए हम क्या लिख रहे हैं? a और b लिख रहे हैं। अगर इस फॉर्मूले के साथ जाओगे या Ma6 के साथ जाओगे तो आपको GI देखने को ही नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो ये नहीं है, क्योंकि आपके लिए मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के साथ में A5B फिर से आपके लिए है। अगर आप क्या बनाते हो, ऑप्टिकल देखते हो, मिरर इमेज बनाते हो, तो वो एक दूसरे पे क्या हो सकते हैं, सुपर इम्पोजिबल हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल नहीं। दो तरह की आपके लिए क्या पॉसिबल है बच्चों, आइसोमेरिज्म। कौन कौन सा पॉसिबल हो गया? फर्स्ट, एक तो हमारे लिए पॉसिबल है आयनाइजेशन। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन स्पेयर में चेंज। दूसरा कौन सा पॉसिबल है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक बार ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, एक बार नाइट्रोजन बना रहा है। हमारे लिए क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, पॉसिबल है तो हम ये बना सकते। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अगर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15, which is question number 15. Let's check. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको एक तो एनसीईआरटी हेल्प करने वाली है। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ना टाइम कंज्यूमिंग है, ये पेपर को हार्ड नहीं बनाते, लेंदी बनाते। जैसे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट निकालने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स देखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं, मॉड्यूल में मिल रहे हैं, बुक्स में मिल रहे हैं, तो आप उनके प्रैक्टिस, उनको पढ़ने की आदत थोड़ी सी ज्यादा। मैं तीनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो हम शुरू करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट के साथ। मेरे पास थोड़ा टाइम है आपको एक्सप्लेन करने का, आपके पास एग्जाम हॉल में इतना टाइम होता नहीं, इसलिए जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा मिले, लेंथी क्वेश्चन ज्यादा मिले, तो कोशिश करो प्रैक्टिस ज्यादा। पहला है CrNH3 का होल 6 3+ is an inner orbital complex with crystal field stabilization energy equal to -1.2 डेल। बात क्या चल रही है? बात चल रही है CFSE की। इसकी चल रही है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। CFSE के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं और फॉर्मूला है 0.4 माइनस 0.4 and T2G plus 0.6 and EG डेल ओ, जो कि आपके लिए क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। इतना आपको पेपर दे रहे हो, आपको पता ही, बट फिर इसके साथ में अगर एप्लीकेबल हो तो हम MP भी लिखते हैं। अगर एप्लीकेबल होता है तो लिखते हैं, अगर नहीं होता उसकी जरूरत हमें नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन के अप्रोच से ही पता चलेगा ना हमें कि हम उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, अच्छा थोड़ा सा मैं और लिख देता हूं कि T2G आपके लिए जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है T2G ऑर्बिटल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। ऐसे ही जब आप किसके लिए पढ़ोगे, लिखोगे कि NEG जो आप यूटिलाइज कर रहे हो किसके लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ही है तो मैं लिख नहीं रहा हूं EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल। ठीक है, यहां जो M और P मैंने लिखा है वो आपके लिए पेयरिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पेयरिंग है,
तो बच्चों ये तो हमारे लिए क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है जो हमें यूज करना है। स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि भाई इनर ऑर्बिटल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे कि आपके पास कितना वैल्यू आ रहा है CFSE का। चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, मुझे ये बताना चाहिए कि T2G ऑर्बिटल में और EG ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तभी बता पाएंगे। अब इसके लिए देखते हैं हम, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। इसके लिए देखो क्या है, CrNH3 का होल 6 प्लस 3, मैं सीधा Cr लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स से मुझे Cr जो है क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आएगा। तो हमारे लिए जो D है, D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, D। सिंपल सी बात। अगर D3 इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर एनर्जी लेवल पे, और लोअर एनर्जी लेवल पे आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन में कौन है, T2G। ना बढ़िया है EG और T2G, T2G, और वो कितना आ रहा है 3। D3 में क्या लिखेंगे, T2G 3। ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। EG में इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, मुझे फॉर्मूले में रखने भी नहीं, 0 रख देंगे, है ही नहीं तो क्या रखेंगे। CFSE क्या निकल के आया, CFSE क्या कैलकुलेट होके आता है, CFSE आएगा -0.4 मल्टीप्लाई विथ 3, कितना आ गया, -1.2। साथ में कौन है, डेल O, या तो हमारे लिए शायद पहला स्टेटमेंट, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना, तो पहला स्टेटमेंट हमारे लिए क्या आ जाता है, करेक्ट आ जाता है कि ये तो आपके लिए ट्रू है। स्टेटमेंट कैसा आ गया, ट्रू आ गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट में, अब आप देखो कि बात यही चल रही थी, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ कि इतने जो लेंथी सवाल है ये क्या टिपिकल नहीं है, सवाल कहीं से भी आपको टिपिकल नहीं लगेगा ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है ना, कुछ फॉर्मूला में हमने रखा, सीधा सीधा आंसर कैलकुलेट कर दिया। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने में ना टाइम दे, सारी लड़ाई ही टाइम की है। एग्जाम हॉल में एक एक मिनट हमारे लिए जरूरी, एक एक सेकेंड जरूरी। स्टेटमेंट सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पे क्या, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ Cn माइनस टू Fe+3, हमें दिया गया है Fe+3, किसके साथ दिया है, लिगेंड दिया है हमें, कौन सा लिगेंड हमें दिया है Cn माइनस, तो दे रखा है क्वेश्चन में, वो लिख लो, है ना, थोड़ा सा आसान हो जाता है अप्रोच कर। The complex formed by joining the Cn minus ligand to Fe+3 ion has theoretical value of spin only magnetic moment, कहीं ना कहीं आपके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है, इक्वल टू 1.73 pm। तो एक तो हम सीधा सीधा ये जान रहे हैं कि भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपसे जो है मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, म्यू की बात की जा रही है यहाँ पे, कि भाई इसका जो आपके पास अगर ये दोनों मिलकर कभी कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट इतना आ रहा है। तो स्टेटमेंट है, हमें कैलकुलेशन तो क्या करना है, तो स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो म्यू इक्वल टू, हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन Bm, क्या आएगा, बोर मैग्नेटॉन Bm। तो बात करते हैं कि Fe+3 के केस में क्या है, Fe+3 के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करोगे D5 बचेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं Fe जो है +3 में जब होगा तो आपके लिए इलेक्ट्रॉन जो रखेगा D में वो 5 इलेक्ट्रॉन रखेगा, यहाँ तक की कहानी सिंपल। अब इसके आगे हमें लिगेंड चाहिए, लिगेंड कैसा, क्यों, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर स्पिन होगा, और अगर आपके लिए वीक फील्ड लिगेंड है आउटर स्पिन करेगा, हमें वो चाहिए, हमें समझना।
Cn माइनस आपके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसा मैं लिख रहा हूं इसे शॉर्ट में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर स्पिन दिखाएगा, यानी कि T2G जो आपके लिए ऑर्बिटल होगा, ये हमने डी को स्प्लिटिंग करने के बाद कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, T2G ऑर्बिटल। जब आप इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हो बच्चों, तो सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, एक। एन की वैल्यू आपको पता लगी कि एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 1 है, रखो n1 प्लस 2, यानी कि कहीं ना कहीं म्यू आपके लिए क्या आएगा, 3 का रूट, क्या आ गया, 3 का रूट। आंसर क्या आ जाएगा 1.73, यानी ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट और देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो अपने पास में है वो है Na2S react with Na2FeCN whole 5 N, Na2FeCN whole 5 N, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बोलते हैं इसको, पर्पल कलर का है। ये बोल रहे हैं इसके लिए, और इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर रिएक्शन विद Na2S, in the reactant the product the oxidation state of iron are same and arranged in the order of the 2n bonds। प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं हम, Na4 FeCN whole 5 NOS। तो देखो हो क्या रहा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एनपी के लिए आप क्या मानेंगे x, ये आपके लिए हो गया कितना -1 मल्टीप्लाई विद 5, और ये आपके लिए हो गया +1। ये हमारा रिएक्टेंट है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने लिखे, उसके लिए हमने जो भी वैल्यूज हैं चार्जेस की वो लिखे। अब इसके बेसिस पे हम x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो x आपके लिए क्या आना चाहिए, -5 हो गया, +2 हो गया, +1 हो गया, तो x आपके लिए आ जाएगा कितना +2। ये रिएक्टेंट साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाता है, रिएक्टेंट साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाता है, जिसमें हम ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं Fe के लिए। नेक्स्ट में आते हैं, +4 कर देते हैं, सोडियम के लिए +1 होता है, मल्टीप्लाई विद 4 करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, x करेंगे, x के बाद आपके पास है CN5, फिर से एक बार मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, -5 लिख सकता हूँ। और अब जो NOS है बच्चों, वो आपके लिए किस तरह का लिखेंगे, माइनस। जब आप यहाँ पे x का वैल्यू, ये आपके लिए -6 हो गया, +4 हो गया, x का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा +2, कितना मिलेगा +2। इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट थर्ड जो है वो भी आपके लिए करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट थर्ड भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट आपने प्रूव किया, स्टेटमेंट 2 वो भी करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो गया। तो आपके लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू ट्रू और ट्रू है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स Na2FCN5 NOS इज, ये अभी शायद थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है 52 में। अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने वाला है, +2 कैलकुलेट करके मैं दिखा चुका हूं, तो 52 के लिए कुछ अलग नहीं करना, उसी क्वेश्चन पे वापस जाके आप ऑक्सीडेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 53 में पूछा गया IUPAC नेम क्या है। ये आपके लिए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, देखो बच्चों 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन, बोथ आर कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, और एक होता है न्यूट्रल। यहां हमारे पास दोनों ही आपको दे रखे। IUPAC नेम क्या होना चाहिए, NH3 होल 6 दे रखा है, CO NH3 होल 6 Cr C2O4 होल 5, ये कॉम्प्लेक्स, इसे कहा जाएगा हेक्सा, क्योंकि हमारे पास में NH3 है तो हेक्सा अमाइन
हेक्सामाइन CO के लिए क्या आएगा, कोबाल्ट। इतना तो मुझे भी लगता है कि मुझे मतलब इतना तो है 10 की IUPAC जैसे टॉपिक पे आप कोई सवाल गलत करके आए नहीं होंगे। हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कोबाल्ट का कितना आ जाएगा, थर्ड। NH3 का 0 है, C2O4 का -2 होता है, C2O4 ऑक्सीडेटो है, -2 है, उसका होल थ्राइस है, तो हमारे पास टोटल हो गया -6। x और x 2x इक्वल टू आपके लिए 6, x इक्वल टू 3। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये आपके लिए आएगा ट्रेस, क्या आने वाला है, ट्रेस ऑक्सीलेटो। ट्रेस ऑक्सीलेटो, हालांकि बिस ट्रेस जो है वो कॉम्प्लेक्स के लिए आते हैं, ट्राई भी लगाते हैं, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो बेटर है हम ट्रेस को लेके चले। क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड। अब यहां देख, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक सिंपल कैटायन और एक कॉम्प्लेक्स एनायन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन हो सकता है, लेकिन यह दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए जब हमने यहां पे, ये आपके लिए क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स किसके लिए है, कैटायनिक फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स कैटायन में कभी भी सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज नहीं होता, जबकि कॉम्प्लेक्स एनायन अगर होगा उसका क्या बदल जाता है, सफिक्स में नहीं बदल जाता है, चेंज होता है। क्रोमियम ना लिख के क्या लिखा गया है, क्रोमिक थर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट आ जाते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स। मैं आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स में बता देता हूं कि क्या क्या है, अलग से क्या ही बनाना है। EN के लिए अगर देखेंगे तो हमारे लिए जो वैल्यू है वो कितना आना है, 0 आना है। यहाँ भी EN के लिए कितना आ गया, 0 आ गया। NH जो आपके लिए है, ध्यान रखना बच्चों, NH कितना है, 2 माइनस, ये कितना आ गया, -1, ये कितना आ गया, -1। यानी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अगर बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2x -3, 2x -3 इक्वल टू, यहाँ पे आपको चार्ज दे रखा है कितना, 3। तो बेसिक सी बात है, x आपके लिए कितना आ जाना है, x आ जाना है 3, x कितना आ जाना है, x आ जाना है 3, ठीक है, x कितना आ जाएगा, 3। 54 का आंसर जो है वो कितना आ गया, 3। ऑक्सीडेशन स्टेट, IUPAC नेमिंग, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सी चीज है। यहां दे रखा है, क्वेश्चन है FeN होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस 2 प्लस EN कॉम्प्लेक्स बनता है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्लेक्स इज, पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं कि क्या बने, FeN होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस 2 प्लस, ये बन गया। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है EN के साथ। EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है, EN कॉम्प्लेक्स में आएगा, मैं H2O को क्या कर सकता हूं बाहर, H2O इज कैपेबल, H2O इज कैपेबल फॉर व्हाट, कि वो आपके लिए क्या हो सकता है, एज अ लिगेंड भी आ सकता है, और कैसे आ सकता है, तो एज ए क्रिस्टल भी आ सकता है, यानी कि आपके लिए हम उसे आयनाइजेशन स्टेट में बाहर भी ला, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके लिए FeN का प्राइस, इसके साथ आपके लिए कितना आ गया, 2 प्लस, और साथ में मैं यहाँ डॉट H2O लिख सकता हूँ, वाटर में ये प्रॉपर्टी है, और वो भी कितना, 2H2, बाहर रहा है 2H2 बाहर ले आता है, डॉट लगाते हैं, मतलब आप उसे क्या करते हैं, बाहर ले, तो ये आ गया आपका 2H2, ये बन गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट की, क्योंकि स्टेटमेंट की पूछ साइकिल, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, EN आपके लिए कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर बेसिक सी बात है आपके लिए कैसा होगा, लो स्पिन हो गई, तो पहला स्टेटमेंट तो सही होगा। नेक्स्ट है, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक या आपके लिए पैरामैग्नेटिक, इट डिपेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +2,
क्योंकि En का तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन कितना रहते हैं कि En तो 0। अगर ये मेरे पास में Fe का +2 है तो मैं लिखूंगा कि ये आपके लिए क्या हो गया D6। अच्छा En आपके लिए कैसा है SFL, समझ रहे, इथाइलिन डायमाइन कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा T2G6 EG0। क्या बनेगा T2G6 और EG0। सबसे बात स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जम करके तो जा नहीं सकते। अब इस केस में हमारे पास में क्या हो गया थर्ड इट इज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये गलत। सेकंड सही था, ये आपके लिए क्या है गलत। अच्छा ये समझ में आया डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि सारे T2G6 हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, all electrons are found in that complex is paired। और अगर पेयर्ड है तो आपके लिए कैसा होगा डायमेट्रिक। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा नहीं, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आंसर डी इज करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे लिए क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों ही हमारे लिए क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट में अब यहाँ से हमारे पास केमिकल, यहाँ तक हमने यानी क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 55 तक जो आपके पास क्वेश्चन थे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है वो है अब काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन भी, बट इससे न्यूमेरिकल आते हैं तो थोड़ा सा भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। या मौलिक एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं अगर हमारे पास में तो जनरली मॉलिक्युलरिटी और आपके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी, एलिमेंट्री तो कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। ये टू ये आपके लिए आ रहा है, ये तो थर्ड ऑर्डर होना चाहिए। ये टिपिकली टू सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है ही नहीं, आंसर आएगा डी नन ऑफ दी। ऐसे सवाल आ जाए क्या करें, बहुत ही सही फटाफट से हो जाए हमारे लिए। ऐसा नहीं है सवाल खराब था, ऐसे कि ऐसा सवाल आ जाए नीट में आपके लिए तो बढ़िया चीज है ना। नेक्स्ट द रिएक्शन है इथाइल एसीटेट हमें दिया गया है, या इथाइल एथेनोइड जिसे हम कह रहे हैं NaOH के साथ रिएक्शन है, बेस है जिससे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम एथेनोएट, और साथ में हमारे पास है एथेनॉल। द रिएक्शन है क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल हैं तो रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन सही है। और रिएक्शन आपके लिए क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी है भाई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी है, सॉल्ट फॉर्मेशन करते क्योंकि आपके लिए बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों ही सही है तो आपके लिए आंसर आएगा सी, जो कि क्या जाएगा बोथ ए एंड बी। सिंपल सवाल है, आपको इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का कोई ऐसा है हमारे पास, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इस तरह के सवाल। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। फॉर रिएक्शन N2+3H2 जो कि 2NH3 बना, रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चों में N2+3H2, N2+3H2 क्या बनेगा 2NH3 बनेगा, क्या बनेगा 2NH3 बनेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि if del N3 concentration of NH3 गिवन क्या है अपने को, गिवन क्या है आप लोगों ने क्या डायरेक्ट भी कर लिया होगा पर मैं तो गिवन समझाना पड़ेगा ना। गिवन क्या है हमारे पास del concentration of NH3, concentration of NH3 डिफरेंस ऑफ टाइम del T कितना दे रखा है हमें, हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, भी लिख लेते हैं तो लिखा हुआ ही है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देन द वैल्यू ऑफ माइनस, पूछना चाह रहे हैं कि भैया आप
डेल H2 का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल T में बताएं क्या होगा। ये सवाल, अगर हमारे लिए सवाल ये आया है तो हमें स्टाइक्योमेट्री से जाना पड़ेगा। और स्टाइक्योमेट्री हमें समझ में आती है कि अगर हम यहाँ पे माइनस, मैं डेल या डी लिख रहा था, डी बना रहे हैं, क्वेश्चन में जो दे रखा है वही लिख देते, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ N2 आपके लिए है, डिवाइड करेंगे डेल टी के साथ, ये इक्वल हो जाता है -1/3 ना, इक्वल है, दिक्कत थोड़ा ऐसे है, -1/3 डेल concentration of H2 divided by del T equal to 1/2 del concentration of NH3 divided by del T। ये स्टाइक्योमेट्री है, ठीक। हमसे पूछा गया है माइनस डेल H2 डिवाइडेड बाय डेल टी के लिए आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके देना है कि क्या वैल्यू आएगा। तो -1/3 डेल H2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल लिख सकता हूं क्योंकि इक्वल ही है, रेट ऑफ डिसअपियरिंग एंड रेट ऑफ अपियरिंग की बात कर रहे हैं, 1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अब जो हमसे पूछा तो इसका वैल्यू है और इसका वैल्यू हमें गिवन है, ये दे रखा है यहाँ गिवन में, ये हमसे पूछा गया है। कैलकुलेशन में कोई ऐसा बहुत बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, सीधा सीधा हम अरेंज कर देते हैं। माइनस में डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल टी इक्वल आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई में कितना वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁴। जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 3 × 10⁻⁻⁴ दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। कौन सा आंसर है, बी। कौन सा आंसर है, बी, ठीक है। तो ये आपके लिए कौन सा आंसर आ गया, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, द रिएक्शन 2NO2 प्लस O2 जैसे इस रिएक्शन में है 2NO2 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीधा सीधा दिया हुआ है हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3। आपके पास जो वॉल्यूम है जिस वेसल में ये है उसका रिड्यूस कर दिया गया है 1/3, कम कर दिया गया। द रेट रिएक्शन वुड बी, कितना आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जाएगा उसकी बात होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास में जो रेट है वो इक्वल हो जाती है किसके, के, और साथ में सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख लेता हूं कि कंसंट्रेशन। यहाँ जो सी मैंने लिखा है वो सी डिनोट करता है किसको, कंसंट्रेशन। सी किसको डिनोट कर देता है बच्चों, कंसंट्रेशन, ठीक है। सी किसको डिनोट कर देता है, कंसंट्रेशन। सी हमारे लिए है कंसंट्रेशन, इक्वल कर सकते, अच्छा नहीं दिख रहा। अगर कंसंट्रेशन है तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, एन अपॉन वी लिख सकते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल अपॉन वॉल्यूम लिख देते हैं यहाँ पे कि इक्वल टू क्या आ गया, के, ये आ जाएगा एन अपॉन वी, आसान हो जाएगा। रीजन ये है कि भाई हमारे लिए वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम उन्होंने कर दिया 1/3, तो के एन अपॉन वी/3 कर देंगे।
जो कि बेसिकली क्या लिखा जा सकता है के 3C लिख सकते हैं हम कंसंट्रेशन। किसके लिए आ रहा है? रेट के लिए। तो कहा जा सकता है कि 3 टाइम्स इक्वल हो जाएगी। कितने टाइम्स इक्वल हो जाएगी? 3 टाइम्स। चेक करो ऑप्शन सी आपके लिए सही है कि नहीं। क्लियर है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। चलिए एक रिएक्शन दे दी हमें, कौन सी रिएक्शन आपके पास में है? 2N2O5। इसे लिख देते हैं, क्या है? 2N2O5। ठीक, डिकम्पोज हो रहा है 4 टूटता है 4NO2 में, प्लस में क्या बन रहा है? O2। ये हमारे लिए दिया। इसके लिए कह रहे हैं कि भैया रेट कांस्टेंट दे दिया आपको, यानी के दे दी। रेट कांस्टेंट दे दिया हमें, कितना दे रखा है? 3 into 10⁻⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। ध्यान देना, काइनेटिक्स के सवालों में यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सेकेंड इनवर्स का मतलब हो गया रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ये तो एटलीस्ट हमें क्लियर हो गया कि सेकेंड इनवर्स। इफ द रेट इज, इन्होंने कहा कि रेट जो है, इफ द रेट इज 2.40 into 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या होगा, और किस यूनिट में बोला गया है? मोल लीटर इनवर्स। कितना आपके लिए आएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, कहां पे आएगा? चलिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि जो रेट है, जो हमारा रेट है, वो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल टू आ जाता है किसके? के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के। ध्यान रखना N2O5 का स्क्वायर नहीं लगा दे, किसके? कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, N2O5 के। कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है कि N2O5 का कंसंट्रेशन बता दो क्या है। हम कह रहे हैं ठीक है, N2O5 का कंसंट्रेशन, N2O5 का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? रेट को डिवाइड कर दो, किससे? के से। रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय क्या आएगा? के। रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है बच्चों? हमें दे रखा है 2.40 into 10⁻⁻⁵ 2.40 into 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय 3 into 10⁻⁻⁵। अब बताओ आंसर सीधा सीधा कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो सीधा मैथमेटिक्स में नहीं कह रहे हम, तो डिवाइडेशन करोगे सीधा आंसर क्या आ गया आपका? 0.8। मैथमेटिक्स इसलिए क्योंकि उसमें कम से कम कुछ तो कैलकुलेशन में, तो सीधा डिवाइडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 61। 61 में बात की जा रही फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। काइनेटिक्स में जनरली इतने स्टेटमेंट क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट यहाँ प्रैक्टिस सेट में डालने का एक रीजन ये है क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन हो जाता है, कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं फिक्स कि यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा। आप उम्मीद लगा के गए हैं कि न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन वहां से स्टेटमेंट उठ के आ गए या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें पता होने चाहिए which statement about molecularity of a reaction is wrong। पहला, it is the number of molecules of the reactant taking part in single step of a reaction। सही है। It is calculated from the reaction mechanism। reaction mechanism से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन में जा सकते हैं। इट मे बी आइदर होल नंबर और फ्रैक्शनल। ना, फ्रैक्शनल नहीं होगा,
जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पॉसिबल है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रिक्शनल है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं है। तो आंसर इसके लिए क्या जाएगा, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपके लिए क्या है, थर्ड। इट डिपेंड्स ऑन द डिटरमिनिंग द स्टेप्स इन द रिएक्शन, सही बात। अगर मैकेनिज्म में कर रहे हो, जनरली किसी भी मल्टी या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज्यादा, ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, बट अगर वहां करना पड़ा तो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं कि वहां पे आरडीएस स्टेप कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 69.3 यूनिट में, जो आपके लिए है सेकेंड होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, तो 62 में यहाँ जो है स्मॉल एस लिखना चाहिए आपके पास। अपने क्या आएगा, सेकंड की बात हो रही है। चलिए फर्स्ट जो हमारे पास में रिएक्शन दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कह सकते हैं या हाफ लाइफ टाइम बोल सकते हैं। कितना आता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, इन्होंने लिखा है हाफ लाइफ टाइम आपको दिया गया है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन अपने को कैलकुलेट करना है। टी हाफ इन्होंने कितना दिया है हमें, 69.3 इक्वल टू आपके लिए क्या आ गया, 0.693 डिवाइड बाय के। के पूछा गया है आपसे कि क्या आना चाहिए, होपफुली आप के को कैलकुलेट कर पाओगे कि के हमारे पास में क्या आ जाएगा। इसमें बुक कोई ऐसा बहुत कैलकुलेटिव पार्ट भी नहीं है, तो आंसर आपके लिए जाएगा सी, 0.01। 62 के लिए आंसर जाएगा सी। इजी से सवाल है। चलिए, द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर अ रिएक्शन reactant to product is given below. Del H of the reaction corresponding to the energy. तो del H डिपेंड करता है, अच्छा ग्राफ यहाँ बना ही रखा है, del H बेसिकली डिपेंड करेगा इस पे, द डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी एंड प्रोडक्ट एनर्जी। क्योंकि जब भी आप एंथैल्पी कैलकुलेशन करोगे, सबमिशन ऑफ जो आपके लिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करोगे, इस केस में यहाँ जो डिपेंडेंसी आएगी वो सिर्फ किस पे आएगी, ग्राफ में जो आपको दे रखा है सी। ए एक्टिवेशन एनर्जी है, डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एनर्जी, है ना। अभिकारक और उत्पाद की ऊर्जाओं के अंतर को ही हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे डेल एच को बता सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द reactant and product energy is calculated by the del H, which is represented in this diagram or in this graph as a C, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं 64, द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B जो कि C में जा रहा है। ये हमारे पास रिएक्शन है, प्रोडक्ट बना रहा है, रेट जो लिखा गया है, रेट है आपके लिए K, रेट है आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन K, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, इसकी बात हुई है। The correct statement in relation to this reaction that the, अब हमारे पास फिर से क्या है, अब देखा जाए तो मेरे पास भाई दोनों कंसंट्रेशन दे रखी है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो कैसी हो गई, सेकेंड रिएक्शन। अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर के लिए, इसके लिए भी आप दोनों के लिए बात करोगे, सम करोगे, यही तो मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज़ टू द पावर सम आएगा, सम को क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं, क्या निकल के आने वाला है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आने वाला है। सेकंड ऑर्डर के लिए अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस इन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे पास नहीं है। तो अब सेकंड क्या है, बी, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट ना, हाफ लाइफ आपके लिए कांस्टेंट नहीं होता। अच्छा सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर सकता है। यूनिट जो आपके लिए है के मस्ट बी सेकंड इनवर्स ना, क्योंकि ये अगर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमारी जो यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन के हिसाब से, जो हम यहाँ बना रहे हो सेकंड ऑर्डर आपके लिए रिएक्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, तो सेकंड इनवर्स यूनिट नहीं आएगा।
वैल्यू ऑफ K इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। ये सही स्टेटमेंट, क्योंकि जो T हाफ आपके लिए है, जो आपके लिए T हाफ आपके लिए है, वो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या आ जाता है, उसके साथ में डिपेंड करता है। लेकिन जो डिपेंड नहीं करता वो क्या है आपके लिए, किसी भी तरह से K का यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। पूछा भी हमसे करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू दिस रिएक्शन इज दैट। होपफुली क्लियर है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हमारे पास में क्या रिलेशन यहाँ पे आया। 64 हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है आपके लिए 65। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटॉप इज 4 आवर्स। चलिए हाफ लाइफ की बात की गई है कि टी हाफ जो आपके लिए है वो यहाँ पे लिखा गया है कितना, 4 आवर्स। वो लिखा गया है आपके लिए 4 आवर्स। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करें, इफ द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटॉप वाज 20 ग्राम। इनिशियल मास को जब आप रेडियो एक्टिविटी पे बात करते हो तो उसे n0 या n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, n0 या n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमें कितना दे रखा है, 20 ग्राम। वो हमें कितना दे रखा है, 20 ग्राम। द मास रिमेनिंग आफ्टर 24 आवर्स अनडिक्टेड। आपको टोटल टाइम कितना दे दिया है, यहां बात कर लेते हैं टोटल टाइम कितना दिया है। टोटल टाइम आपको दिया गया है 24 आवर्स। अगर आपको टोटल टाइम पता हो तो टोटल हाफ लाइफ बता सकते, ठीक है ना। अगर आपको टोटल टाइम पता हो तो टोटल हाफ लाइफ बता सकते हैं। हम यहाँ पे टोटल कितने हाफ लाइफ क्रिएट होंगे उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। टोटल हाफ लाइफ कितने यहाँ पे आएंगे इस रेडियो एक्टिव रिएक्शन में, वो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और वो कितने निकल के आएंगे, तो भाई 24 डिवाइडेड बाय आपके लिए कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 4, जो कि कितने हाफ लाइफ आ रहे हैं आपके लिए, 6। कितने हाफ लाइफ आ रहे हैं हमारे लिए, 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि टोटल हाफ लाइफ हमारे पास कितने आ गए। अच्छा, हमें हाफ लाइफ पता है कि कितने हैं, 6 आ गए। एन नॉट हमारे लिए कितना है, 200 ग्राम है। अब यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, टोटल हाफ लाइफ हमें आ गया। फॉर्मूला हमारे पास है कि भाई ऐसे फॉर्मूले में रेडियो एक्टिव में आपने लिखा होगा, जो एन टोटल आप निकालते हैं, मास के लिए जो बात हो रही है वो आ जाएगा n0 1/2 का पावर n। टोटल जो हाफ लाइफ है उसी को हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्मॉल n लिख रहे हैं कि टोटल हाफ लाइफ कितना है। वैल्यू रख देते हैं, n इक्वल टू आपके लिए है कितना, n नॉट कितना है, इनिशियल आपको दिया गया 20 ग्राम, 1/2 का पावर कितना आ गया, 6। n इक्वल टू आपके लिए कितना हो जाएगा, 200 1/64। इसके लिए आपको n जो है वो कैलकुलेट करोगे। जब n कैलकुलेट करोगे तो आप मिलेगा लगभग ये कितना आएगा, 3.125। इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, 3.125। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, 65 के लिए एज लाख है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास है, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विथ Br2 टू फॉर्म NOBr। दो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सीधा सीधा आपको दो क्वेश्चन दिया है, कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन दी है। इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि जो सेकंड स्टेप है बच्चों वो हमें क्या दिया है, वो हमें RDS दिया है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दिया है। और इतने दिन तक हम पढ़ते पढ़ते ये तो सीख ही गए हैं कि अगर हमें काइनेटिक्स पढ़ना है और दो या ज्यादा किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बात करें जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, एक से ज्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन के लिए आप रेट किस पे निकालते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू NO गैस क्या होगा। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं पहले रिएक्शन के लिए कि भाई हमारे पास रेट क्या आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बेसिस पे निकालोगे, RDS स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा भाई हमारे लिए, के के साथ में क्या है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास,
NOBr2, साथ में कौन है NO, साथ में कौन है NO का कंसंट्रेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा क्योंकि RDS स्टेप। अगर आप पहला स्टेप चेक कर दे पा रहे हैं तो पहला स्टेप ना हमारे लिए इक्विलिब्रियम स्टेट, तो जो फास्ट स्टेप कह लो, फर्स्ट स्टेप जो आपके लिए है, जो कि फर्स्ट स्टेप माना गया है, या इसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेप बोल रहे हैं, ये आपके लिए इक्विलिब्रियम स्टेप जो है उसके बेसिस पे अगर मैं के कैलकुलेट कर रहा हूँ, के इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो के इक्वल टू क्या होने वाला है, NOBr2, मेरे को कंसंट्रेशन मिल रही है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, NOBr2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसके से, NONBr, NO का कंसंट्रेशन और Br2 का कंसंट्रेशन, यही तो मिलके बना रेट ऑफ कह लो या आपके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन कह लो, उसके बेसिस पर अपनी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब इसके आगे देख, NOBr2 का कंसंट्रेशन अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं NO के साथ रिस्पेक्ट में बात कर सकता हूं। अब यहाँ पे जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 कैलकुलेट करने लगूंगा, तो भाई मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा K जो कि इक्विलिब्रियम पे है, साथ में NO का कंसंट्रेशन है और Br2 का कंसंट्रेशन, NO का कंसंट्रेशन है, साथ में किसका कंसंट्रेशन है, Br2 का कंसंट्रेशन है। समझ पा रहे, क्या मैं ये वैल्यू जो कंसंट्रेशन है किसका, NOBr2 का कंसंट्रेशन, ये वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, कंसंट्रेशन ही तो है। तो हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले, तो हम यहाँ पे इस स्टेप को मैं हटा देता हूं, अगर आपने लिख लिया हो या समझ में आ गया हो, तो मैं अब यहां से इक्वेशन से इसका वैल्यू रखूंगा, क्या लिखूंगा, तो मैं इक्वल बना रहा हूं जेड में, इक्वल के इंटू, या इसे अपन के डैश लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग के लिए कैलकुलेट करते हैं, के डैश मल्टीप्लाई विथ के इक्विलिब्रियम, यही तो वैल्यू रख रहे हैं, एन ओ का कंसंट्रेशन, Br2 का कंसंट्रेशन, NO का कंसंट्रेशन। अब सवाल में पूछा गया है NO के रिस्पेक्ट में बताना है, तो जो ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, किसके रिस्पेक्ट में, NO के रिस्पेक्ट में, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दे, रेट कांस्टेंट में लिख देता हूं जो कि है K, और यहाँ जो आपके लिए कंसंट्रेशन आएगा क्या है, जैसे मान लेते हैं NO जो है वो उसका स्क्वायर और साथ में Br2, लेकिन मुझसे बोला ये गया है क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू NO, और विथ रिस्पेक्ट टू NO जब आप ढूंढेंगे तो आपको क्या निकल के आ रहा है, आंसर आ रहा है सेकंड, क्या निकल के आ रहा है, आंसर आ रहा है सेकंड। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके लिए एक स्टेप स्लो होता है जिसे RDS बोलते हैं, एक स्टेप आपके लिए इक्विलिब्रियम पे या फास्ट हो सकता है, उनको कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, कंसीडर द रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3, the equality relationship between DNH3 dt and minus DH2 and dt is, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ये हमने पहले भी लिखा है, पहले भी मैंने इसी आज के सोल्यूशन वाले पार्ट में लिखा था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस n इक्वल हो जाती है रेट ऑफ अपीयरेंस में। अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि ऑप्शन बी के लिए जा रहा है, जो कि किसके लिए जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर इक्वेशन मैं अगर इन दोनों में कंपेयर करूं जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्या बनने वाला है कि आपके लिए क्या बन जाएगा, -1/3 डी एच टू का कंसेंट्रेशन अपॉन डी टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके इक्वल है, रेट ऑफ अपीयरेंस के, क्या बन के आएगा 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3
ठीक है, आप देख लो आराम से, आपको सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। कौन सा आंसर है? सेकेंड। रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके इक्वल है? 68 पे बात करते हैं। If in a zero order reaction, if in a zero order reaction, है ना, की पॉइंट्स है थोड़े थोड़े से, बात देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर रहे हैं, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ऑल्सो डबल। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें तो डिपेंड करता बिल्कुल करता। For zero order reaction, the rate of reaction is independent of the initial concentration. बात ये भी सही। असर्शन और रीजन दोनों ही आपके लिए सही है। स्टेटमेंट जो है वो असर्शन और रीजन के दोनों ही सही, लेकिन यहां जो बात हो रही है वो बात हो रही है किसकी? इनिशियल कंसंट्रेशन की। किसके साथ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ, जबकि वहां बात हो रही है हाफ लाइफ पीरियड के साथ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए, कई बार आंसर की इसमें भी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम वो जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, हमें लगता है ठीक ही बात है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है दोनों, और सही एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन ऐसा नहीं। बात यहाँ पे जो चली है वो ऑर्डर को लेके चल रही है, यहाँ जो बात हो रही है वो हाफ लाइफ पीरियड को लेके बात चल रही है। दोनों अलग चीजें हैं, हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। So if both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of the assertion. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास फॉर्मेशन ऑफ HI। फॉर्मेशन ऑफ HI इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। टिपिकल रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ HI, सीधा सीधा H2, कोई ऐसा वो नहीं है, सिंपल रिएक्शन H2 प्लस I2, क्या बन रहे हैं अपने पास? 2HI। ठीक, इस तरह से बना है बायोमोलिकुलर। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। दोनों ही चीजें सही है, और यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपके पास दो रिएक्टेंट है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे आंसर क्या आ जाएगा? दोनों ही आपके लिए क्या है? सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास में है। यहां तक सभी तरह के जो क्वेश्चन आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक का था, आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिले होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। हार्ड वर्क करते रहिए, कोशिश करते रहिए, अगले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज टेस्ट देते रहिए, खुद को इवैल्यूएट करते रहिए कि हाँ हमें सीखना है और करना है। जो समझ में नहीं आए टीचर से कांटेक्ट में रहिए, जहां जो दिक्कत आए, जहां जो प्रॉब्लम आए, अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हो टेस्ट देना, खुद का एनालिसिस करना, और अगर हमने जो गलतियां करी है उससे सीखना। ये आपका प्रोसेस कंटिन्यू चलना चाहिए 1-1.5 महीना। बाकी किसी तरह की एंजाइटी, किसी तरह के कुछ भी ऐसा डर में मत रहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा वो तो होके रहेगा, है ना, वो देखा जाए, बट एटलीस्ट हम उसकी तैयारी करें, और तैयारी इसी तरह से हो कि आप बढ़िया तरीके से टेस्ट दें। जब भी आपके टेस्ट सीरीज लगे, जो चीजें समझ में नहीं आए उन्हें आके पूछें। अगर फिर भी इन एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर हमें थोड़ा सा और ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप इंस्टीट्यूट आए, आप आके मिल सकते हैं, कोई दिक्कत। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज के हमारा 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो कंसेप्चुअल डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक का 17 नंबर क्वेश्चन है उसमें है कि फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। देखो फिनॉल की रिएक्शन एक तो पोलर सॉल्वेंट में होता है, दूसरा क्या हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। तो यहाँ पे जो हमको दिया हुआ नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड दिया हुआ है, तो ये क्या हमारा CH2, ये ब्रोमीन की रिएक्शन है फिनॉल के साथ, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड दे, चाहे क्या हमारा CCl4 दे दे, चाहे क्लोरोफॉर्म भी दे दे। ये कैसा सॉल्वेंट है? तो ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जब होता है तो इसमें क्या हमारा दो प्रोडक्ट बनता, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। लेकिन यही रिएक्शन अगर पोलर सॉल्वेंट में देता, ये क्या हमारा ब्रोमीन वाटर में देता, तब तो ये प्रोडक्ट बनाता क्या हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। लेकिन यहाँ पर हमको ब्रोमीन वाटर नहीं दिया हुआ, पोलर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ, हमको क्या सॉल्वेंट दिया हुआ है
नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। ये क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो बनाएगा ऑर्थो ब्रोमो के हमारा फिनॉल बना देगा, और दूसरा क्या बनाएगा हमारा पैरा ब्रोमो फिनॉल बनाएगा। एक ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल और दूसरा क्या हमारा पैरा ब्रोमो फिनॉल। तो ये क्या हमारा पैरा जो बनेगा इसमें क्या हमारा मेजर बनेगा, और ये ऑर्थो जो बना इसमें क्या बना हमारा माइनर बना, क्योंकि इसमें स्टेरिक इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेजर वर्ड नहीं दिया। अगर मेजर वर्ड दिया हो रहता है तब तो हम सिर्फ क्या करते पैरा ब्रोमो फिनॉल करते, लेकिन क्या हमारे यहाँ मेजर वर्ड नहीं दिया, इसलिए तो दोनों प्रोडक्ट करेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, यानी ऑप्शन क्या हमारा सेकेंड करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, यानी 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन पे जरा हम ध्यान देते हैं। पहला क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेरिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अगर अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे, ठीक है, तो ये तो क्या बना देगा हमारे एसिड और फेरिंग सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट, ये भी क्या हमारा एसिड बना देगा, यहाँ भी क्या तो नहीं होगा। ऑक्सीडेशन विद हीटिंग विद कॉपर, ये देखो अगर प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट कर दें 300 या 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, कितने पे 300 या 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम देखते हैं कि ये बनाएगा एल्डिहाइड। क्या बना देगा हमारा एल्डिहाइड। अगर प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किए तो ये बनाएगा क्या हमारा एल्डिहाइड बना देगा, ये बनाया प्रोपेनॉल्डिहाइड। ठीक है, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को भी कॉपर के साथ 3 या 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दें तो ये बना देगा क्या हमारा कीटोन बनाएगा। कीटोन क्या बना देगा कीटोन। अब है कि हीटिंग विद कॉपर क्लोराइड बाय फेरिंग सॉल्यूशन, तो फेरिंग सॉल्यूशन जो है सिर्फ क्या हमारा एल्डिहाइड का टेस्ट देता है लेकिन कीटोन का टेस्ट नहीं देता है। यानी इसमें फेरिंग सॉल्यूशन अगर हम डाले, क्या डाल दिया हम फेरिंग सॉल्यूशन, तो ये एल्डिहाइड को बदल देगा क्या हमारा कार्बोनेट एनाइन में, और कीटोन ये रिएक्शन क्या हमारा फेरिंग सॉल्यूशन के साथ क्या हमारा कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हमारा एल्डिहाइड में अगर फेरिक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड या क्या हमारा ब्रिक रेड क्रिस्टेट बन जाएगा, लेकिन कीटोन में क्या हमारा ये रेड क्रिस्टेट क्या हमारा नहीं देगा। इसीलिए क्या हमारा इससे हम इससे क्या कर सकते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसको, तो ये क्या हमारा नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल और आइसो प्रोफाइल अल्कोहल, यानी इस पे फेरिंग सॉल्यूशन डालेंगे इसमें रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन इस पे डालेंगे तो फेरिंग सॉल्यूशन क्या हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड का यानी Cu2O का क्या हमारा ब्रिक रेड क्रिस्टेट दे देगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा इससे हम क्या किए डिफ्रेंशिएट कर दिए किसको, आपका एल्डिहाइड और कीटोन को क्या किया इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हो गया आपका जो सी ऑप्शन है ये चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल से क्या हमारा साइक्लो हेक्सिन बनाना है। अब ये देखो ये क्या हमारा ए ऑप्शन है कंसंट्रेटेड HCl और जेडन से लुकास फ्रेंड है, तो इसमें तो क्या बना देगा क्लोराइड बना देगा, और ये क्या हमारा इसमें ब्रोमाइड बना देगा, इसमें भी क्लोराइड बना देगा। लेकिन अगर हम H3PO4 के साथ ये क्या हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या कर देगा एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देगा, यानी यहाँ से ये क्या हो गया प्रोटीनेशन हुआ, और प्रोटीनेशन के बाद ये क्या हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। अब ये क्या हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देगा और इंटरमीडिएट क्या बन गया हमारा कार्बो कैटाइन बन गया। अब ये क्या करेगा प्रोटॉन लॉस करेगा और ये बदल जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सिन में, यानी ये किसका काम किया यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम किया। इसका काम क्या हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या है H3PO4 जो यहाँ पे किसका काम क्या हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम किया, यानी ये बना दिया साइक्लोहेक्सिन, यानी क्या हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
अब ये देखो, द रिएक्शन ऑफ क्या हमारा एनिसॉल विथ HBr कह रहा है कि एनिसॉल की रिएक्शन अगर हम HBr के साथ करेंगे तो क्या देगा प्रोडक्ट। एनिसॉल की रिएक्शन करने जा रहे हैं, किसके साथ करने जा रहे हैं हम, HBr के साथ करने जा रहे हैं। अब जरा ये देखो, अगर एनिसॉल की रिएक्शन किसके साथ करने जा रहे हैं, HBr के साथ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ईथर है, अब ये ईथर में ये जो क्या हमारा का बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, क्योंकि रिजोनेंस के थ्रू इसमें क्या हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड बना। रिजोनेंस के कारण क्या है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है। रिजोनेंस के कारण इसमें क्या हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर से नहीं टूटेगा। इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रोटीनेशन करवा देंगे। इसमें मैकिंग कौन सा लगने वाला है, SN2 लगने वाला है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये क्या हमारे इसके प्रोटीनेशन करवाए। तो जैसे इसमें इसका हम प्रोटीनेशन करवाए, ये बन गया। अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से आया क्या हमारा Br माइनस, ऑक्सीजन पॉलीचार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, Br माइनस पे अटैक करेगा, और यहाँ मैकिंग क्या लग गया हमारा, SN2 लगा, और ये क्या बना दिया हमारा, फिनॉल बना दिया। क्या बन गया हमारा, फिनॉल, और ये क्या बन गया हमारा, मिथाइल ब्रोमाइड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, फिनॉल प्लस क्या हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, ये क्या हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। During the dehydration of alcohol alkene by heating with concentrate H2SO4, the initiation step। कह रहा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराते हैं उससे क्या बनता है, अल्कीन, हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4, तो इनिशिएशन स्टेप कौन सा होता है। एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं, जैसे क्या हमारा इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल को हम क्या करने जा रहे हैं, कंसंट्रेट क्या हमारा H2SO4 के साथ क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले H2SO4 क्या होगा, आयनाइड होगा, यानी ये टूटेगा, ये देगा H प्लस दे देगा, और ये क्या हमारा HSO4 माइनस दे देगा। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यहां से H प्लस आया, मतलब यही इसको यहां हम दे H प्लस आया, यानी ये क्या हमारा प्रोटीनेशन करवा देगा। H प्लस आया, ये प्रोटीनेशन करवा दिया। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में ये क्या हो गया हमारा, इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले अल्कोहल का प्रोटीनेशन हुआ। क्या हो गया हमारा, प्रोटीनेशन। तो यही हमको पूछ रहा है कि इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा। इनिशिएशन क्या होगा, सबसे पहले ये प्रोटीनेशन करवा दिए। क्या करवाए, इसका प्रोटीनेशन करवाए। सबसे पहले स्टेप में क्या हो गया, अल्कोहल की प्रोटीनेशन हुआ, प्रोटीनेशन हुआ। अब इससे जब ये पहले स्टेप में हो गया, स्टेप 1 वाला काम ये हो गया। अब ये इसमें क्या होगा, ये डिहाइड्रेशन यानी वाटर लॉस होगा, तो यहाँ जो है क्या हमारे यहाँ से H प्लस लॉस हुआ, और ये क्या बना दिया, अल्कीन। तो ये क्या हमारा स्टेप सेकेंड वाला काम। ये जो है पहला स्टेप जो हुआ, ये स्टेप 1 में तो प्रोटीनेशन हो गया, यहाँ स्टेप क्या हमारा 2 की बात हो गई, और स्टेप 2 में क्या हमारा, जब अब क्या हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस। ठीक है, तो स्टेप 1 में जो सबसे पहले है उसमें क्या हो गया हमारा, इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या किया, इसका प्रोटीनेशन करवाए। क्या करवा दिए, प्रोटीनेशन। उसके बाद क्या हमारा अल्कीन का प्रिपरेशन हुआ। तो पहला स्टेप क्या किया, हम सबसे पहले अल्कोहल को प्रोटीनेशन करवाए, तो डी ऑप्शन हो गया, अल्कोहल क्या किया, सबसे पहले प्रोटीनेशन करवा दिया। अगले स्टेप में की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट रिएजेंट कन्वर्ट द पेंटेन 3 ऑल टू पेंटेन 2 ऑन। क्या हमारा 5 कार्बन है, और इसमें कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, 3 पेंटीन, यानी क्या हमारा 1 2 3, 3 पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और क्या हमारा 1 2 3, 3 पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये क्या हमारा
2 पे क्या हमारा अल्कोहल है। अब पूछ रहा है कि इसको हमको बदलना है किसमें, 3 पेंटीन टू ऑन, 3 पेंटीन क्या हमारा टू ऑन, ये होगा 3 पेंटीन, ये क्या 2 ऑन। तो इसमें कौन सा रिएजेंट डाले, तो पहला प्रीडियम डाइक्रोमेट, अगर प्रीडियम डाइक्रोमेट डालेंगे तो ये क्या हमारा प्रीडियम प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, यानी कि हमारा PDC। दूसरा है क्रोमिक, क्या था हमारा एनहाइड्राइड एसिडिक, यानी एसिडिक डाइक्रोमेट, एसिडिक परमैंगनेट। तो ये सबसे अच्छा क्या हमारा पीसीसी रिजेंट होता है, ये क्या हमारा पीसीसी रिजेंट है। पीसीसी रिजेंट जो है ये क्या करता है, तो अदर फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा ये, और ये डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये पीसीसी रिजेंट जो है सिर्फ क्या हमारा अल्कोहल पे ही इफेक्ट डालेगा, सिर्फ अल्कोहल को ही ऑक्साइड करेगा। तो पीसीसी डालने पे ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये बदल जाएगा हमारा कीटोन में। अगर क्रोमिक एनहाइड्राइड डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हमारा फिर ये डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन कर सकता है। एसिडिक डाइक्रोमेट ये भी डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कर सकता है। एसिडिक परमैंगनेट ये भी डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कर सकता है। लेकिन ये क्या हमारा पीसीसी रिजेंट या पीडीसी, ये दोनों पीसीसी या क्या हमारा पीडीसी, ये दोनों ही क्या कहता है प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी और पीसीसी, ये दोनों क्या करता है डबल बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड में बदलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा क्या हमारा कीटोन में बदलेगा। तो इसके आंसर पे हमारा ए हो गया, ठीक है। Among the following that give positive iodoform test upon the reaction with I2NaNOH, तो इसमें देखो आइडोफॉर्म टेस्ट कब देता है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा 3 कंपाउंड देता है। एक तो अल्कोहल में वैसा अल्कोहल देगा जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, जिसके अल्फा कार्बन पे क्या होगा मिथाइल ग्रुप लगा होगा। अल्कोहल में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जिसके अल्फा कार्बन पे क्या होगा मिथाइल ग्रुप लगा होगा। जैसे इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल जो है ये कौन सा अल्कोहल है हमारा, ये है प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है, और इसके अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्फा पे क्या हमारा मिथाइल है, ठीक है। और यहाँ पे कीटोन भी देता है, कीटोन में वैसा कीटोन देगा जिसमें सीओ ग्रुप के साथ कौन सा ग्रुप लगा होगा मिथाइल ग्रुप लगा, ये भी दे देगा। और एल्डिहाइड में क्या हमारा एसिटल्डिहाइड देता है, और भी कंपाउंड देता है, लेकिन जहां ये जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो कौन सा पहले तो अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए, और अल्फा पे क्या होना चाहिए मिथाइल। देखो ये कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें मिथाइल नहीं आइसोप्रोपाइल है। ये क्या हमारा, ये देखना क्या हमारा पीएच मतलब क्या हो गया बेंजीन रिंग, ये फिनाइल है, ये क्या हमारा CH, और ये क्या हमारा CH, और फिर क्या हमारा OH हो गया, और ये क्या हमारा CH3, यानी ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन इसके अल्फा पे क्या है मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन अल्फा पे क्या हमारा मिथाइल ग्रुप नहीं है, बेंजाइल ग्रुप है, इसीलिए क्या हमारा बी ऑप्शन क्या हमारा सही है। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या हमारा, जब इसकी आइडोफॉर्म टेस्ट कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, ये बदलेगा कीटोन में, सिटोफिनॉल बनाएगा, फिर क्या हमारा NaOH तब क्या हमारा आइडोफॉर्म का एलो क्रिस्टेट बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा बी ऑप्शन। अब ये क्या हमारा ये है कि हमारा फिनॉल दिया हुआ है, ये रिमट फिमान रिएक्शन की बात कर रहा है 77 नंबर क्वेश्चन। ये क्या हमारा फिनॉल है, और फिनॉल को क्या हमारा क्लोरोफॉर्म और क्या हमारा NaOH एक्वस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है प्रोडक्ट क्या बना हमारा, ये ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है हमारा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। तो इसमें सबसे पहले क्या हमारा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड बनता है। अब हमको इससे पूछ क्या रहा है तो देखते हैं।
ये बना ऑर्थोसाइलिसल्डिहाइड। अब जरा ये देखो, इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है ये क्या हमारा एसिडिक नेचर का है। ये बेस क्या करेगा, जो NaOH इसमें हम यूज करते हैं या KOH यूज करते हैं, ये बेस क्या किया, OH माइनस प्रोटॉन को लेके निकल गया। जैसे इस इसको निकल के निकाला, ये बनाया ट्राइक्लोरोकार्बो एनायन। क्या बना दिया, ट्राइक्लोरोकार्बो एनायन। ये बना ट्राइक्लोरोकार्बो एनायन। अब ये क्या हमारा, साथ में क्या हमारा Na प्लस भी आ जाएगा इसमें एक सॉल्ट की तरह। ये क्या हमारा अनस्टेबल है, इसको हीट करेंगे तो इससे निकल जाएगा हमारा NaCl, और ये बना दिया डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रोफाइल। अब पूछा है इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या बनेगा इसमें, इलेक्ट्रोफाइल। क्या, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये देखो सबसे पहले ये क्या, इथाइल अल्कोहल रेड फॉस्फोरस I2 दिया, तो ये बना देगा क्या इसमें, इथाइल आयोडाइड बना देगा। और फिर इसको क्या किया हम, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन किए, ये बना देगा गिरनार्ड रिजेंट। क्या बना देगा, गिरनार्ड रिजेंट, यानी क्या हमारा फिनाइल मैग्नीशियम, क्या हमारा ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम क्या हमारा, ब्रोमाइड। ये बना दिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को की रिएक्शन किसके साथ किए, फॉर्मल्डिहाइड। देखो जितने भी एल्डिहाइड होता है सभी सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है गिरनार्डियन के साथ। सिर्फ क्या हमारा फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, इसको छोड़ के फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, ये देखिए डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, अधिकरण डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये इस पे लग जाएगा, यानी सी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और ये Mg जो है किस पे चले जाएगा, O पे चले जाएगा। ये बना दिया हम लोग का, हमेशा गिरनार्डियंट में अगर एल्डिहाइड है तो उससे बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन किसको छोड़ के, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अब इसकी क्या किया, हम प्रोटीनेशन करवा दिए। प्रोटीनेशन इसलिए क्या हमारा, आगे क्या वाटर दिया, ये क्या हमारा वाटर दिया है, यानी कि हमारे ये एसिड की प्रेजेंस क्या क्या प्रोटीनेशन करवा दिए। ये देखो ये क्या, डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, ये टूटा यहाँ से H प्लस इस पे चले गया, H प्लस यहाँ से क्या हमारा जाएगा। जैसे H प्लस जाएगा ये बना दिया क्या हमारा नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ये क्या हमारा नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल, ये क्या हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, 28 के बाद अगले मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द इंट्रैक्शन ऑफ द फिनॉल विद सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कॉलवेज क्या हमारा एस्कीम, कॉलवेज एस्कीम रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हमारा, ये फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवा, क्या रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बोले या फिनॉल बोले। ठीक है, किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सबसे पहले क्या हमारे बोल रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द इंट्रैक्शन फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनेगा ये भी तुम्हें पता है, ये फिनॉल जो है, फिनॉल पे क्या करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, ये बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये देखो यहाँ पे CO2 जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब ये क्या हमारा Na इसके ऊपर चले गया, अब ये O नेगेटिव रिजोनेंस किया, इस पे गया, पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज ये इस पे अटैक कर दिया, और अटैक करते ही ये बना दिया क्या हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। और अब यहाँ पे क्या होगा, एक टॉटोमराइजेशन होगा।
ये बन गया। अब इसकी क्या किया हम लोग, टॉटोमरेज कर दिए, इसकी टॉटोमरेज हुआ, टॉटोमरेज में ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव एच इस पे चले गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट कर दिया, ये बना दिया सोडियम सैलिसाइलेट, क्या बना दिया, सोडियम सैलिसाइलेट। और अब इसकी हम क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे इसका, हम एसिडिफिकेशन कर देंगे। तो जैसे एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये बना देगा क्या हमारा आपका सैलिसाइलिक एसिड, इसको क्या किए, HCl से पास कर दिए एसिडिक मीडियम में, ये बना दिया ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड, क्या बना दिया, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड, ये हो गया। तो आप देखो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑर्थो वर्ड नहीं दिया लेकिन क्या हमारा सैलिसाइलिक एसिड ने देखिए हमारा बी ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ form among the following alcohol one that would be react fastest with concentrate HCl and anhydrous ZnCl। आपको पता है concentrate HCl और anhydrous ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास क्या हमारा रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट को ये डिफरेंशिएट करता है किसको, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। ये 1 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करेगा और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंस करेगा। तो ल्यूकास रिएजेंट जो अगर प्राइमरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल पे डालेंगे तो इंस्टेनियस क्लॉउडनेस विद इन द 5 मिनट के अंदर अपियर होता है, और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ल्यूकास रिएजेंट की टर्बिडिटी क्या हमारा आफ्टर 5 मिनट अपियर होता है, 1 डिग्री के साथ का टर्बिडिटी अपियर नहीं होता है, इसलिए उसको हीट करेंगे तो 20-25 मिनट के बाद अपियर होता है। तो टर्बिडिटी जो अपियर होगा, कार्बोकैटायन स्पीड जितना ज्यादा होगा टर्बिडिटी क्या होगा, उतनी फास्टली अपियर होगा, यानी ल्यूकास रिएजेंट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा 3 डिग्री, ये 2 ब्यूटेनॉल 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 मिथॉक्सी 1 प्रोपेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 ब्यूटेनॉल 1 डिग्री है, और ये 2 मिथाइल क्या हमारा प्रोपेन 2 और ये है 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा क्या हमारा रिएक्शन उतनी फास्ट होगा, टर्बिडिटी क्या उतना फास्टली अपियर हो जाएगा। यानी इस पे अगर हम ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे इसमें इंटरमीडिएट तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनता है, एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेट HCl, उसमें मैकिंग भी SN1 लगता है, ये बना देगा टर्सरी ब्यूटाइल क्या हमारा क्लोराइड, क्या बना देगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का ही क्या हमारा ये टर्बिडिटी अपियर होता है, इसका मतलब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये 2 मिथाइल क्या हमारा 2 प्रोपेनॉल। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हमारा एसिडिटी अरेंज करना है, तो देखो सारे फिनॉल है, तो फिनॉल में ये NO2 क्या हमारा कैसा ग्रुप है, माइनस आर और माइनस है, तो माइनस आर माइनस में डायरेक्टली क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, यानी ये जो थर्ड है पैरानाइट्रोफिनॉल, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस आर जो होता है प्लस आर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हमारा, अच्छा क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या हमारा प्लस आर है, क्लोरीन क्या हमारा प्लस आर है, लेकिन इसमें क्या हमारा मोड डोमिनेंट क्या होता है, प्लस आर और इंडक्टिव फैक्टर माइनस है। तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, माइनस आई फैक्टर डोमिनेंट होता है, किस पे, प्लस आर पे होता है, इसीलिए पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ बात किया जाएगा, पैराक्लोरोफिनॉल आ जाएगा। अब ये भी प्लस आर है और ये भी क्या हमारा प्लस आर है, ये प्लस आर था और ये क्या हमारा माइनस आई है, लेकिन इसमें डोमिनेंट क्या, माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर, बाद बाकी में क्या हमारा प्लस आर डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये थर्ड आ गया, फिर क्या हमारा फर्स्ट आ गया। अब इन दोनों में किसका प्लस आर ज्यादा है, तो मिथॉक्सी की प्लस आर ज्यादा है और मिथाइल का प्लस आर कम है, तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। और फोर्थ की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ऐसा ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा है, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, यानी सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अननोन अल्कोहल ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट डिटरमाइन द
whether alcohol primary, secondary, tertiary, which alcohol react fastest with by what mechanism. अभी तो जस्ट यही क्वेश्चन रिपीट किए हैं कि टर्सरी अल्कोहल के साथ क्या होता है, लुकास चेन की रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, वहां टर्मिनेट फास्टली अपेयर होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इसमें सबसे ज्यादा होता है, मैकेनिज्म इसमें कौन सा लगता है, SN1। और क्या हमारा सेकेंडरी अल्कोहल में भी क्या हमारा SN1 लगता है, लेकिन उसमें आफ्टर 5 मिनट लगभग 7 से 8 मिनट में टर्मिनेट अपेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हमारा टर्सरी अल्कोहल विद क्या हो जाएगा, SN1 लगेगा। अभी से पीछे वाले जो TM1 वाला क्वेश्चन था यही से हम रिपीट किए। Sodium phenoxide when heated with CO2 under the pressure 125 degree is the product which one of the acylation product। अच्छा, ये क्या हमारा सोडियम फिनॉक्साइड CO2 अभी जस्ट किए थे, ये बनाता है क्या हमारा ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड, अभी जस्ट किए थे ये ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड, ये कॉल्वेज एस्केम रिएक्शन है। अब कह रहे हैं इसकी क्या कर रहे हैं, एसिलाइजेशन करवा रहे हैं, मतलब एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसके। जब एसाइल ग्रुप ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिलाइजेशन बोलते हैं। एसाइल ग्रुप ऐड होगा क्या बोलेंगे, एसिलाइजेशन। किसके प्रेजेंस में, H प्लस होता है, H2 सुपर है ना। अब एसिलाइजेशन जो होता है ये कहाँ किसके साथ होता है, तो आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कर दो अल्कोहल के साथ, प्राइमरी एमीन के साथ, है ना, या क्या हमारा प्राइमरी एमीन के साथ, तो एसिड क्लोराइड का वहां एसिलाइजेशन हो जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर दें, प्राइमरी सेकेंडरी एमीन के साथ कर दें, तो उसमें भी क्या हो जाएगा हमारा एसिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो एसिलाइजेशन होगा क्या हमारा, ये टूटा क्या डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ये CH3 CO को क्या बोलते हैं हम, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3 CO जो है ये क्या हमारा एसाइल ग्रुप है। अब ये देखो यहाँ से ये टूटा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये क्या हमारा इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव के साथ जोड़े और H को लेकर O के साथ चले गए, तो ये बन गया क्या हमारा एस्प्रिन। और एसाइल ग्रुप का ऐड होना क्या कहलाता है, एसिलाइजेशन कहलाता है। तो ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड को जब हम क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये बना देता है एस्प्रिन। और एस्प्रिन जो होता है एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक होता है। ये क्या बन गया हमारा, एस्प्रिन बना। एस्प्रिन, एस्प्रिन जो होता है क्या हमारा एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक होता है। ये बन गया एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होगा, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक। तो ये क्या हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, देखो आप, यानी कि हमारा 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये आ गया ये ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या हमारा, ये बन गया हमारा एसिड। फिनॉल के साथ अल्कोहल के साथ क्या जाएगा एसिड। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकासेंट एट रूम टेम्परेचर। देखो ब्यूटेनॉल में भी रिएक्शन हो जाएगा, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल में भी जाएगा, 2-ब्यूटेन हो सकता है, लेकिन फिनॉल में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि फिनॉल में तो क्या हमारा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसमें क्या हमारा रेजोनेंस के थ्रू कौन बॉन्ड बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। यानी इसमें हम अगर लुकासेंट डालें NH+ ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl, ये रिएक्शन नहीं देगा, मतलब OHCl के द्वारा रिप्लेस नहीं होगा, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये फिनॉल ये रिएक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाइथाइल ईथर हीटेड विद कंसंट्रेट H2 गिव्स 2 मोल्स। डाइथाइल ईथर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कंसंट्रेट क्या हमारा HI के साथ 2 मोल क्या दे देगा। ठीक है, देखो 1 मोल के, क्योंकि प्रोडक्ट में पूछा 2 मोल है ना, ये क्या हमारा HI के साथ किया। ठीक है, ये H+ और I-, इसका प्रोटीनेशन होगा, पहले प्रोटीनेशन हुआ, ये बदल गया प्रोटोनेटेड ईथर में, किस में, प्रोटोनेट ईथर में। अब यहाँ पर मैकेनिक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मैकेनिक उसमें क्या लगा हुआ है SN2, और ये क्या हमारा I-। अब ये क्या हमारा इस बॉन्ड को ये तोड़ा,
आयन स्पेक्टेट किया, ये बनाया इथाइल आयोडाइड। हमको 2 मोल पूछ रहा है, अब इथाइल आयोडाइड और 1 मोल तो क्या हमारा अल्कोहल बना है, और फिर इस अल्कोहल में फिर HI का रिएक्शन होगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो फिर ये प्रोटीनेशन हो जाएगा और ये बना देगा इथाइल आयोडाइड बना देगा। क्या बना देगा हमारा इथाइल आयोडाइड। तो ऑप्शन जो दे रहा है उसमें क्या हमारा इथाइल अल्कोहल प्लस आयोडाइड नहीं दिया, ठीक है, ये क्या इथाइल आयोडाइड दिया था, हम क्या करेंगे 2 मोल इथाइल आयोडाइड करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When phenol treated with excess of bromine water, सर ये अभी जस्ट हम लोग किए ही थे, इसमें 2,4,6,5 क्या हमारा फिनॉल बन जाता है, ये अभी डिस्कशन आगे वाले क्वेश्चन में किए हुए। Give the below are 2 statement, the statement phenol are the weak acid, तो सही है, फिनॉल क्या हमारा वीक एसिड होता है, statement therefore they are freely soluble in NaOH, फिनॉल NaOH में तो soluble होता है, and are weaker acid than क्या हमारा अल्कोहल एंड वाटर, ये स्टेटमेंट क्या हमारा यहाँ पे गलत हो गया, यानी कि हमारा फिनॉल वाटर से क्या अल्कोहल वाटर से फिनॉल क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 तो सही है कि फिनॉल क्या हमारा एक वीक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में, स्टेटमेंट 1 जो है क्या हमारा करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या हमारा इनकरेक्ट है, इसलिए क्या हमारा सी है। The intermediate acts in the reaction, ये दिया हुआ क्या हमारा रिमार्क डिमांड रिएक्शन RTR रिएक्शन है। अब इसका पूछ रहा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्स बताना है, तो रिएक्शन एक्स जो बनता है इस रिएक्शन में, ठीक है, इसकी मैपिंग तो काफी लंबा है, ठीक है, तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्स जो बनता है, फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें भी इंटरमीडिएट क्या हमारा पहले इलेक्ट्रोफाइल, अभी पहले भी इसको डिस्कस किए थे, ये क्या हमारा डाई क्लोरोकार्बिन बनता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, डाई क्लोरोकार्बिन बनता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, और अभी हम लोग कुछ देर पहले किए थे, इसमें डाई क्लोरो क्या बनेगा कार्बिन, ये इलेक्ट्रॉन इस पे दिया, ये इस पे चले गया, ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ठीक है, तो ये बना देगा CH3, ये क्या हमारा डाई क्लोरो कार्बिन, हाँ ये देखिए, ये बनाया पहले, जैसे यहां भी टॉटोमिल, ये क्या आ गया CO क्या, और ये क्या हमारा CCl इसका जोड़ है। अब यहां से ये देखिए, अब ये क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन भी चार, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गया और H दोनों तरफ जा सकता है, ऑक्सीजन भी जा सकता है, और यहाँ से जो Na निकला इस पे चले गया, तो ये हम लोग का रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, ये NCERT का बिल्कुल लाइन उठा के दिया, तो ये क्या हमारा डबल बॉन्ड Na, ये क्या हमारा Cl H, है ना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, यानी क्या हमारा CO। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल देन पैरानाइट्रो एंड मेटानाइट्रोफिनॉल, बिकॉज तो क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की जो क्या हमारा सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या हमारा मेटानाइट्रोफिनॉल और क्या हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों से कम होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड चलते, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस सॉल्युबल इंट्रामोलिकुलर क्या ये क्या हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरानाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोमोल वोलाटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सोच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो जाएगा, देखो इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे इंटर है, इसमें क्या हमारा इंट्रा,
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सो द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए क्या हो, ये लेस सोल्युबल हो जाते हैं, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या हमारा इंटर दिया हुआ है, तो क्या इंट्रा के चलते क्या होता है, लेस सोल्युबल होता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये देखो, ये क्या हमारा, ये रिएक्शन तो क्या हमारा पॉसिबल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आसान रिएक्शन है। ये क्या हमारा ऑर्थो पैराडाइक्टिंग ग्रुप है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा, Cl प्लस और Cl प्लस पैरा पोजीशन पर अटैक कर देगा। ठीक है, ये भी क्या हमारा दे देगा, ये कौन प्रोसेस हो गया हमारा, डॉस प्रोसेस है, डॉस प्रोसेस में क्या हमारा फिनॉल बन जाता है, क्या हमारा फिनॉल बन जाएगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी रिएक्शन दे देगा, यानी इसको ये H इस पे चले जाएगा, अटैक करेगा, इसको तोड़ देगा, ये बना देगा फिनॉल, ये तो अभी जस्ट ऊपर वाले रिएक्शन में क्या फिनॉल प्लस क्या हमारा मिथाइल ब्रोमाइड दे देगा, लेकिन ये रिएक्शन तो होगा नहीं, यहाँ तो रेजोनेंस में क्या हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आज का हम लोग डिस्कशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।